हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आज लास्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो जनरली मैं बता दूं बेटा आप सबको कि ये वाला लेक्चर कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जो नीट या जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। आप में से यदि कोई बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो बोर्ड में कभी कभार क्वेश्चन आ भी जाता है, लेकिन ना के बराबर चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के बोर्ड में। तो बोर्ड वाले बच्चे भाई वो आपकी चॉइस पे हैं, आप इस वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। बट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए मस्ट है कि वो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे नोड्स और नोडल प्लेन्स के बारे में। क्या होते हैं नोड्स, क्या होते हैं नोडल प्लेन्स, उसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बेसिकली किसकी शेप, एस ऑर्बिटल की शेप, पी की और डी ऑर्बिटल, इन तीन की शेप। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी पढ़ाई थी, तो यहां पर जो आई बटन है यहां पर उस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूं, तो आप वो वीडियो देखकर आइए शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, तभी आपको ये वाला वीडियो लेक्चर क्लियर होने वाला है। तो चलिए एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एस ऑर्बिटल, तो उससे पहले आप हमें यह पता जरूरी करना है कि ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। मैक्सिमम, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑर्बिटल। द एरिया अराउंड न्यूक्लियस, द रीजन अराउंड न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। तो उस एरिया, उस रीजन के हिसाब से ही हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स वहां पर बनाई थी। एस, पी और डी ऑर्बिटल की शेप्स हमने बनाई थी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी हमें बताता है वो एक फंक्शन होता है साई स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट, साई स्क्वायर। ये हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में पढ़ के आए थे, वो भी कंपटीशन वाले बच्चों के लिए थी। तो साई स्क्वायर हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहां नहीं मिल सकता। कहीं पर यदि साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा ही होगी। तो साई स्क्वायर गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। चलिए ये पॉइंट क्लियर है आपको कि ऑर्बिटल क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। साई स्क्वायर क्या है, एक ये फंक्शन है जो हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी देगा कि यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, यहां इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा नोड्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल से नोड्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि एस ऑर्बिटल की शेप बताइए क्या है एस ऑर्बिटल, तो जब पीछे भी पढ़ के आए हैं हम कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसको यदि मैं न्यूक्लियस मानूं तो एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, इसके चारों तरफ प्रोबेबिलिटी होती है भाई, इसके चारों तरफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इसके चारों तरफ, जिसके कारण एस ऑर्बिटल की शेप कैसी बोली गई थी, स्फेरिकल। इसका मतलब क्या, देखो ये जो बॉल है, बॉल इसके बिल्कुल सेंटर में, यहां पर ये सेंटर मान लिया मैंने, देखो इसके बिल्कुल सेंटर में, ये वाला सेंटर, ये वैसे तो इसके सरफेस पे ही सेंटर को ना, इसके बीच में मान लो आप, इसके बीच में, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर जाकर बीच में, समझ पा रहे हो ना। यहां से मैं यहां से चलूं, ऊपर से चलूं, तो जो बीच वाला पॉइंट आएगा ना वो सेंटर है। तो उस बीच वाले पॉइंट के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो ऐसी शेप होती है एस ऑर्बिटल की। किसकी शेप होती है बेटा, एस ऑर्बिटल की शेप होती है हमारे पास। ठीक, तो चलिए मैं शुरू में शेप बनाता हूं 1s ऑर्बिटल की। तो ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियस, ये हो गई मेरे पास एक्सिस। तो इसके चारों तरफ थोड़े से दूरी तक यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये शेप हो गई मेरे पास 1s। 1 का मतलब है बेटा, यहां पर समझो आप लोग, पहला सेल का मतलब है 1, देखो n का मतलब 1 मतलब फर्स्ट सेल, क्वांटम नंबर में पढ़ के आए थे। s का मतलब एस ऑर्बिटल। अब चलते न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, तो क्या होगा, जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे 2s पे, कहां पर चलते हैं भाई अब 2s।
तो ये तो डायग्राम था किसका, 1s का, 1s, ठीक है। ये तो बॉल हो गई 1s, ये तो 1s हो गया। अब 2s कहां पर मिलेगा, देखो थोड़ा सा दूर जाओ, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर, तो इसके ऊपर मान लो एक और बॉल आ जाए, बड़ी बॉल, देखो ऐसे बड़ी बॉल, ऐसे, और उसके अंदर बिल्कुल बीच में ये लटका दो बॉल उसके बीच में, समझो ना भाई, ठीक है, कोशिश करो मैं समझाने, देखो ऐसे बड़ी बॉल आ जाए ऐसे, तो ये जो हरी बॉल है ना, हरी बॉल है, ये तो कौन है, देखो 1s, क्या है ये तो 1s, ठीक है, देखो 1s, और जो ये ऊपर वाली बॉल है ना, ये वाली ऊपर बॉल, ये कौन है 2s, क्योंकि सेकंड सेल आ गई ना, अब देखो भाई सेकंड सेल कहां जाएगी, देखो सेकंड सेल आ गई, ये सेकंड सेल, ये सेकंड सेल, स्फेरिकल शेप तो अब भी स्फेरिकल है ना, गोल है ना शेप तो अब भी गोल, देखो गोल है ना, ठीक है। तो मैं अब दूसरी गोल चीज बना रहा हूं यहां पर इसके चारों तरफ, इसे थोड़ा सा दूर, तो यहां पर इस तरह से, सर्कुलर नहीं है भाई, ये स्फेरिकल है बेटा, क्या है, स्फेरिकल, दिस इज स्फेरिकल, ये आ गया स्फेरिकल रीजन। अब इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास, 2s का डायग्राम, ये आ गया 1s का ग्राम, ये गोल है, ये गोल, बड़ी बोल, ये गोल, ये बीच में आ गया गोल, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं एक बार भाई, ताकि आपको क्लियर रहे, बाउंड्री डायग्राम बना देता हूं मैं यहां पर, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं 3s पे, तो 3s पे हम जाएंगे, z एक्सिस भी बना देता हूं यहां पर, तो 3s पे देखिए क्या होगा, समझते रहे ना आप लोग, ये अंदर वाला तो 1s हो गया, अंदर वाला 1s, ठीक है, 1s, गॉट इट, और इसके चारों बाहर चारों तरफ क्या आ गया, 2s, दिस इज 2s, आजा भाई, बन जा रे, बन जा डायग्राम, बन जा, अरे अरे अरे, शाबाश शाबाश शाबाश, आ गया 2s, ठीक है। इसका भी मैं बाउंड्री डायग्राम बना देता हूं, है यहां पर, ये आ गया बाउंड्री डायग्राम, गॉट इट, 1s, फिर 1s के बाद 2s, सेकंड सेल आ गई ना, स्फेरिकल रहेगा, देखो स्फेरिकल। अब देखो ये सेकंड सेल आ गई, फिर से समझो भाई, ये क्या आ गई, इसके ऊपर सेकंड सेल, तो इसके ऊपर कौन सी सेल आएगी, थर्ड, तो 3s आएगा इसके ऊपर, 3s इसके ऊपर आएगा, तो चलिए मैं 3s बना रहा हूं अब यहां पर, इसके भी ऊपर बाहर को इस तरह से, भाई सारी चीजें क्लियर करेंगे भाई, आपको यदि चीजें क्लियर हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर क्लियर हो रही हैं चीजें हमें। ये आ गया भाई 3s, शाबाश शाबाश शाबाश, चल भाई चल मेरे घोड़े, टुक टुक टुक, चल भाई चल भाई चल, चल भाई चल भाई चल, ठीक है। मैं इसका भी बाउंड्री डायग्राम बना देता हूं यहां पर, आपको क्लियर होना चाहिए मैं ये कैसे बना रहा हूं। देखिए क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, है ना, ये आ गया 3s वाला, तो भाई क्लियर है आपको, 3s वाला, 1s वाला, 2s वाला, ठीक है, ये 1s, ये 2s, ये 3s, क्या आ गया है 3s। अब देखो ये ऐसे ही तो है जैसे बोर ने बताया था, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फर्स्ट सेल से लेकर न्यूक्लियस तक की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की 3D में तो 1s, फिर यहां पर मिलेगा तो क्या आ जाएगा 2s, यहां पर स्फेरिकल में, स्फेरिकल रीजन में यदि मिलेगा तो क्या आ जाएगा 3s। तो इसका मतलब जो s ऑर्बिटल होता है हमारे पास, वो कैसी शेप का होता है बच्चे, s ऑर्बिटल वो होता है स्फेरिकल, SPHERICL, स्फेरिकल शेप का होता है, कौन, s ऑर्बिटल, क्लियर है यहां पर। अब सर ये हमें क्यों करवा रहे हो आप, भाई कंपटीशन के बच्चे हो ना, तैयारी कर रहे हो ना, नहीं कर रहे भाई, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब बताओ, जैसे ही आप 1s से 2s पे जाओगे, तो ये जो बीच में गैप आ रहा है ना, ये वाला गैप, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा आपको, यहां, या यहां मिलेगा, यहां, यहां या यहां, बताइए इस बीच वाले गैप में इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो जहां ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो बताइए
इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या हो जाएगी, 0। तो ऐसे रीजन को नोड बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, नोड। तो द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, तो उसको क्या बोलेंगे, नोड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, नोड बोला जाएगा। तो बताइए क्या 1s में कोई नोड है, खुद से सोचो ना। ये न्यूक्लियस, ये तो बीच में कोई गैप आया ही नहीं। 1s में 0 नोड है। कितने नोड है, 0 नोड। देयर इज नो नोड इन 1s। 2s में नोड है, हाँ सर बिल्कुल। देखो ये बीच वाला गैप, इसको मेरे एज करूं अच्छे से तो आपको दिख जाए भाई। हैं, ये देखो ड्राइंग मेरी काफी अच्छी है भाई, बिल्कुल अच्छी है मेरी ड्राइंग। बोलिए, देखो क्या ये रीजन है खाली जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, बिल्कुल एक रीजन आया ना, तो इसका मतलब इसमें एक नोड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, एक नोड। बताइए 3s में कितने नोड मिलेंगे आपको, 1 2। तो कितने नोड्स मिलेंगे आपको, 2 नोड्स मिलेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय नोड्स, नोड्स का मतलब होता है द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट इज नोन एज नोड। बट ऑर्बिटल किसको बोलेंगे, the region around nucleus where the probability of finding an electron is maximum, that is known as orbital। समझ गए हैं आप, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए इनका ग्राफ बनाते हैं, एक बार ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ बना लेते हैं। यहां पर लिख दूं मैं साई स्क्वायर। क्या लिख देता हूं बेटा यहां पर मैं, साई स्क्वायर। बताइए साई स्क्वायर क्या था, अभी अभी पढ़कर आए, प्रोबेबिलिटी था ना, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वही थी। अब ये लिख देते हैं न्यूक्लियस से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ठीक है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस। बताओ 1s के केस में क्या होगा, ये है न्यूक्लियस से डिस्टेंस r। बताओ 1s में न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, न्यूक्लियस के नजदीक। तो इसका मतलब जैसे ही आप न्यूक्लियस के नजदीक जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, मतलब न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। बच्चे क्या होती जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम 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 होती जाएगी। तो ये ग्राफ आ गया साई स्क्वायर और रेडियस के बीच में 1s के लिए। किसके लिए आ गया है, 1s के लिए। गॉट इट, समझ गए हैं, पक्का समझ गए हैं ना, या इज देयर एनी डाउट भाई, कोई डाउट है, नहीं सर बिल्कुल भी डाउट नहीं। चलो 2s के लिए ग्राफ बनाते हैं, 2s के लिए ये हो गया साई स्क्वायर, ये हो गया r डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस ये डिस्टेंस। बताओ शुरू में न्यूक्लियस के जब नजदीक थे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, तो जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। देखो प्रोबेबिलिटी धीरे 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 कम हो रही है, और जैसे इस बीच वाले रीजन में पहुंचेंगे, दूर जा रहे हैं ना न्यूक्लियस से दूर, देखो दूर, जैसे इस बीच वाले रीजन में पहुंचेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, हो गई 0। फिर और दूर जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे, देखो गैप आया फिर इलेक्ट्रॉन आने लगे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी अब फिर बढ़ गई है, अब फिर बढ़ गई। फिर जैसे ही दूर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी फिर घट जाएगी, ठीक। तो ये क्या आया यहां पर, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है या नहीं है, तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास, नोड। क्या आ गया है बच्चे, ये नोड आ गया है। क्लियर है बिल्कुल, इज देयर एनी डाउट, इस ग्राफ के अंदर कोई डाउट तो नहीं है। चलिए 3s के लिए ग्राफ बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर 3s। गॉट इट। तो बताइए ये साई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर r डिस्टेंस। तो शुरू में तो न्यूक्लियस के नजदीक हो आप तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। फिर यहां पर आ गए गैप में तो 0 हो गई प्रोबेबिलिटी, फिर बढ़ गई, देखिए फिर बढ़ गई हमारे पास ग्राफ, फिर बढ़ गया इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी मिलने का ग्राफ, फिर बढ़ गया तो फिर बढ़ गया, फिर आगे चलोगे तो फिर गैप आएगा, तो आगे चलोगे तो फिर गैप आ जाएगा, फिर आगे जाओगे तो फिर मैक्सिमम पे चली जाएगी। किस पे चली जाएगी, मैक्सिमम पे। तो बताइए 3s के केस में आपको कितने नोड मिले, 1 और 2। कितने नोड्स मिले बच्चे आपको, 2 नोड्स। कितने नोड्स मिले हैं, 2 नोड्स हमें मिले हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको 1s का ग्राफ, 2s की पिक्टोरियल डायग्राम और 3s का, और ये ग्राफ किस तरह से आए हैं। साई स्क्वायर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, r क्या था, न्यूक्लियस से डिस्टेंस। क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस। आई होप कि आपको क्लियर है अच्छे से। तो भैया आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए तो ये जो नोड्स मिल रहे हैं आपको, ये वाला नोड, ये वाला नोड, ये वाला नोड, ऐसे नोड्स को स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं। स्फेरिकल, क्या आ गया भाई, स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड्स बोलते हैं, रेडियल
नोड्स। तो इनको निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, वो होता है n माइनस एल माइनस वन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप स्फेरिकल नोड्स निकाल सकते हो। चलो निकाल कर देखें। बताओ 1s में कोई नोड है? नहीं, 0 नोड है। तो बताओ 1s के लिए बताओ, n की वैल्यू 1s के लिए कितनी आ गई? 1। क्वांटम नंबर पे सीखा था हमने 1। l s के लिए l की वैल्यू क्या होती थी? 0 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0 नोड्स। कोई क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, अच्छी बात है। चलो 2s में निकाल कर देखते हैं कितने नोड्स आएंगे 2s में। n की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 2। l की वैल्यू s है तो क्या रहेगी? 0 माइनस 1। तो 2 में से एक गया तो एक नोड आया, नहीं आया? एक नोड, अच्छी बात है भाई। इसी तरह से 3s, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, माइनस 0 माइनस 1। तो कितने नोड्स आएंगे? 2। तो ऐसे नोड्स को कौन से नोड्स बोलेंगे? स्फेरिकल और रेडियल नोड्स। तो इस तरह से हम s ऑर्बिटल के अंदर नोड्स निकाल सकते हैं, स्फेरिकल कितने होंगे और रेडियल नोड्स कितने होंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड टाइप के नोड्स की तरफ, विद द स्ट्रक्चर ऑफ विद द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल की तरफ। बताइए भाई p ऑर्बिटल में कितने डिब्बे होते थे हमारे पास? 3 डिब्बे, मतलब 3 ऑर्बिटल होते थे p सब सेल के अंदर। p जो सब सेल थी उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तीनों की एक्सिस अलग अलग होती है। ये x एक्सिस पे होता है, ये y एक्सिस पे होता है, ये z एक्सिस पे होता है, px py pz। तो px का मतलब होता है जो x एक्सिस है उस पे आपको डंबल बनाना। देखो डंबल, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस x एक्सिस पे डंबल बना दीजिए। तो इस डंबल का मतलब पता है क्या है? आप समझ रहे हो इस बात का मतलब? इसका मतलब न्यूक्लियस के इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। इसको एक्सिस को कौन सी एक्सिस मान रहा हूं मैं? एक्स एक्सिस। पी वाई की शेप कैसी हो जाएगी हमारे पास? देखिए वाई एक्सिस को मैं ये वाली एक्सिस मान रहा हूं, दिस विल बी पी वाई। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी किस एक्सिस पे ज्यादा है हमारे पास? वाई एक्सिस पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये ऑर्बिटल ही तो है। पी जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? पी जेड हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो पी जेड, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी? मैक्सिमम इस रीजन पे या इस एक्सिस पे, इसको मान रहे हैं हम जेड एक्सिस। तो ये पी के 3 ऑर्बिटल्स की शेप है हमारे पास। तो अब खुद से सोचो, जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है सर, देखो बढ़ रही है। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है ना? देखो इस पॉइंट पे तो कोई एरिया आया ही नहीं, इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो बताओ यदि मैं इस लोब को, जो ये लोब है, इसको बीचों बीच काट दूं, देखो बीचों बीच काट दूं, तो ये जो प्लेन आएगा बीचों बीच वाला प्लेन, देखना इसको कैसे काटूंगा मैं बीचों बीच, देखना आप ध्यान से। हाँ, कोशिश करता हूं भाई मैं आपको 3D में समझाने की। ये लो, ये काट दिया मैंने यहां बीचों बीच। सोचो ऐसे काट दिया, देखो ऐसे, एक डंबल इधर रह गया और एक डंबल पीछे की तरफ रह गया। तो क्या जिस प्लेन से मैंने इसको काटा वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको? तो ये बोलिए नोड हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? ये नोड हुआ नहीं हुआ। लेकिन नोड अब की बार स्फेरिकल तो नहीं है, दिस इज नॉट स्फेरिकल नोड। इसको आप स्फेरिकल नोड नहीं बोलेंगे, ऐसे नोड्स को बोला जाता है प्लेनर नोड्स। कौन से नोड्स बोलेंगे बच्चे? प्लेनर नोड्स बोलेंगे। ऐसे नोड्स को प्लेनर नोड्स, या कई बुक इसको एंगुलर नोड्स भी लिखती हैं, एंगुलर नोड्स भी लिखती हैं कई बुक्स इसको। तो बताइए यहां पर प्लेनर नोड कितने आए हमारे पास? 1। इसमें प्लेनर नोड कौन सा? देखो ऐसे वाला कटक, अरे निंजा कट काट दो, बीचों बीच 2 टुकड़े कर दो, कटक, इसको कटक कटक, ऐसे तलवार लो कटक। तो ये वाला प्लेन आ गया है ना, देखो ये वाला प्लेन। चलिए इस प्लेन से काट दूंगा ना, तो ये प्लेन आ गया कौन सा? खटैक, काट दीजिए। नोडल प्लेन, कौन सा प्लेन आ गया है? नोडल प्लेन। ऊपर लिखा हुआ ना नोड्स एंड नोडल प्लेन, तो इसको क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन, या नोड बोलो या फिर क्या बोलो इसको भी, नोडल प्लेन। कौन सा नोड बना ये? प्लेनर या फिर एंगुलर नोड बोलेंगे। बोले इसको कैसे काटना पड़ेगा? खटैक, ऐसे खटैक। तो काट दीजिए भाई इसको भी ऐसे, काट दो काट दो काट दो, खटैक। तो ये वाला नोडल प्लेन है आपके पास।
तो प्लेनर नोड्स निकालने का फॉर्मूला आ गया आपके पास, डायरेक्ट एल के इक्वल आएगा भाई। प्लेनर नोड्स किसके इक्वल आएंगे? डायरेक्ट एल के इक्वल, एल के इक्वल आएंगे प्लेनर नोड्स। बताओ हमारे पास 2s की शेप कैसी थी? ऐसी और ऐसी, ऐसी थी ना, ऐसी थी। क्या इसमें प्लेनर नोड होगा? ऐसा ऐसा लग तो नहीं रहा सर, होगा या नहीं होगा? तो सोचो ये 2s है, प्लेनर नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास? प्लेनर नोड्स निकालने का फॉर्मूला एल। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। कोई प्लेनर नोड नहीं है, कोई भी प्लेनर नोड नहीं है यहां पर। देयर इज नो प्लेनर नोड। गॉट इट? समझ गए हैं? बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं सर। ठीक, तो प्लेनर नोड निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास एल। स्फेरिकल और रेडिकल नोड निकालने का, रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला आ गया n माइनस एल माइनस 1। टोटल नोड्स कैसे निकलेंगे? टोटल नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, रेडियल नोड प्लस प्लेनर नोड, इनको जोड़ दो तो एल से एल कट गया, तो आ जाएगा n माइनस 1। कितना आ जाएगा? n माइनस 1। टोटल नोड्स निकालने का फॉर्मूला n माइनस 1, प्लेनर नोड निकालने का फॉर्मूला l, स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1 हो जाएगा। चलिए p ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं? ग्राफ। चलें तो बताइए भाई, ये साई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? डिस्टेंस। तो बताओ जब न्यूक्लियस के आप नजदीक होना, नजदीक तो इलेक्ट्रॉन तो मिल ही नहीं रहा, यहां तो नोड आ गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा भाई न्यूक्लियस के नजदीक। तो जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ गया है? नोडल प्लेन आ गया है, और इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे। तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास किसके लिए? p ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए हो जाएगा बच्चे? p ऑर्बिटल के लिए। तो इस तरह से आप शेप्स ऑफ ऑर्बिटल समझ जाएंगे। d ऑर्बिटल के लिए आपको करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हो, टोटल नोड्स निकाल सकते हो, स्फेरिकल नोड निकाल सकते हो, और एंगुलर या फिर जो प्लेनर नोड्स है वो निकाल सकते हो। ये p ऑर्बिटल की शेप होगी। d ऑर्बिटल की शेप के लिए आपको पीछे वाली वीडियो पे जाना पड़ेगा, जहां पर हमने d ऑर्बिटल की शेप्स भी समझाई है। इस ऑर्बिटल का मतलब है यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जहां पर मैंने इसको डार्क कर रखा है। देखो डार्क, ये डंबल जैसा आ रहा है ना, क्या आ रहा है? डंबल जैसा। ठीक है, समझ गए? तो बताइए भाई, आप तब तक बताइए, आपको बताना है 2p में नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स कितने होंगे, प्लेनर नोड्स कितने होंगे, स्फेरिकल नोड्स कितने होने वाले हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द फॉर्मूला विद द फॉर्मूला। ठीक, चलते हैं, चेक करते हैं। टोटल नोड्स, टोटल नोड्स निकालते हैं। टोटल नोड्स, n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, 2 माइनस 1 तो कितने नोड्स आएंगे टोटल? 1 आएगा। प्लेनर नोड निकालिए भाई, प्लेनर नोड, प्लेनर नोड्स चल चेक करें। एल, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है। ठीक है, आ गया, प्लेनर नोड भी आ गया। निकालिए स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड, एन की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस एल, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 1 तो कितना हो गया? 0। इसका मतलब इसमें प्लेनर नोड होता ही नहीं है। देयर इज नो प्लेनर नोड, इसमें प्लेनर नोड नहीं होता। तो आप 3D के लिए निकाल कर बताना भाई यहां पर कितने प्लेनर नोड्स आएंगे, कितने स्फेरिकल नोड्स आएंगे, टोटल नोड्स कितने आएंगे। तो ऑर्बिटल हमें बताता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, व्हेयरएज नोड्स या नोडल प्लेन्स हमें बताते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर है वो आज यहां पर कंप्लीट होता है। तो आई होप भाई आपने मेरे साथ जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जर्नी थी उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। अभी हम अगली वीडियोस के अंदर लेके आएंगे तो हमारा 3rd चैप्टर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिसिटी। 10th क्लास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, बट अब की बार हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जट्टैन और आप देख रहे थे मुझे जट्टैन क्लासेस पे। तो वीडियो को शेयर करना न भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी केमिस्ट्री को एंजॉय कर सकें, उनको भी केमिस्ट्री बोरिंग न लगे जैसी आपको नहीं लग रही है। आई होप कि भाई इंटरेस्टिंग लग रही होगी आपको भी केमिस्ट्री। ऐसी बात नहीं है, चीजों को समझ के यदि आप करते हो तो इंटरेस्टिंग ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीख चुके थे पिछले वाले वीडियो के अंदर, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
तो देखें वीडियोस, कोई प्रॉब्लम है तो पीछे वाली वीडियोस पे जाएं, और भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में बता देना, हम अगली वीडियोस के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की 101% कोशिश करेंगे। थैंक यू।